भी रहा है, जैसे शांतनु जी ने बताया। लेकिन 2014 में जिस ढंग की स्थिति बनी, 2019 में जिस ढंग की स्थिति बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद, वंशवाद, इन सब की राजनीति से ऊपर उठकर जनता जो है आगे आई और उसने वोट दिया और उसने विकासवाद को आगे बढ़ाया। पूरे देश में यदि आप चुनाव में देखें तो यह स्पष्ट है कि एक बार पुनः से विकासवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर एक बार पुनः से जो है देश की जनता ने अपनी मुहर लगाई है, क्योंकि हम अलायंस के साथ में अपने जनता के बीच गए थे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, अभय जी अभी बता रहे थे कि जो राहुल गांधी का वहां पर व्यापक प्रभाव इनका उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, तो वहां तो मुझे यही दिखा कि 1 सीट से 7 सीट हो गए। 80 सीटों में आप 7 सीट जीत के इतना व्यापक प्रभाव ले आए हैं और देश भर में 99 सीट 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी खुशी है। वैसे होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है अपने आप को 42-52 से ऊपर नहीं समझते रहे और उससे ज्यादा अभी आपकी स्थिति भी नहीं। मनोज काका जी से एक प्रश्न कर लूं और एक बात कह के समाप्त कर दूं कि मनोज जी की जो उत्साह है, बिल्कुल उत्साह उनका बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब से अंजना जी समाजवादी पार्टी राजनीतिक अस्तित्व में आई, आज तक इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं जीती। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाहर इनका कोई कुछ है भी नहीं, कहीं ये लड़ते भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही लड़ते हैं। हालांकि वो 80 में से आधा सीट भी नहीं जीते, लेकिन ये उनका सबसे हाई स्कोर है। बट इस वजह से आप बहुमत से पीछे रह गए। ये सच है कि आपका प्रीपोल अलायंस था जेडीयू से, टीडीपी से, लेकिन आप बहुमत से पीछे रह गए इसी समाजवादी पार्टी की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो इस बार भी 5 पे सिमटते तो आप बहुमत निकाल लेते। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इनके कारण से बहुमत से पीछे गए, लेकिन मैं इसलिए इनको स्थिति बताना चाहता हूं कि ठीक है आपको सीटें मिली है वहां पर, लेकिन इतनी भी नहीं मिली है कि चने के झाड़ में चढ़ जाइए। ठीक है, वो कह रहे हैं आप लोग चने के झाड़ में मनोज जी बार-बार चढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 70 सीट जीत चुके हैं इसी पर। आप वहां तक का आंकड़ा क्या, आप तो 40 भी कभी क्रॉस नहीं किए हैं इस उत्तर प्रदेश में। ठीक है, थोड़ा सा भी कोई 3-4 पीढ़ियां खप गई हैं। प्रभु एक सेकंड, स्टूडियो में बैठे इसका फायदा उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एकदम, ये आप देखिए ना, पिछली बार भी जब 2017 में आप 312 पर बीजेपी थी, ये पिछली बार फिसली और 255 पर रह गई 2022 में, लेकिन आपकी सीटें बढ़ी, लेकिन सत्ता नहीं मिली। ऐसा ही इस बार भी रहा है, जनता आपको थोड़ा थोड़ा दे देती है बीच बीच में जब इनसे नाराज होती है, लेकिन आपको सत्ता में बिठाने के लायक नहीं समझ रही है मिस्टर काका। इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या लेसन है? क्या आप इस पर खुलकर बताने को तैयार हैं कि आपको अपने अंदर क्या कमी दिख रही है? देखिए, सत्ता हमको मिली नहीं मिली, हमको जनता का जन सरोकार जरूर मिला। कम से कम जो 400 पार का नारा गला फाड़ के जो लोग लगाते थे, जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, अब वो 240 पर है। अब उनके डबल इंजन में एक तरफ नीतीश कुमार हैं और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, जो रोज इंजन को खींच रहे हैं। और कितना साथी ने कहा कि बहुत डेवलपमेंट हुआ। नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट कौन दुनिया में नहीं जानता कि जिस मुल्क के कंधे पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अब वो उन्होंने 205 लाख 210 लाख करोड़ रुपया बढ़ा दिया। तीन डेटा हमने निकाला है, मुझे पता नहीं ये रिपोर्ट और रिपोर्ट में जो जो चीजें लिखी गई हैं, लेकिन आपने कितने लोगों के टिकट इस बार दोहराए थे? एक बार वो डेटा दिखा दीजिए जिनकी टिकट इस बार दोहराई थी भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस भी एक वजह रहती है, उत्तर प्रदेश में देखिए जो आपने कुल सीटें दी थी इस बार 64 में से 47 सांसदों को फिर से टिकट दिया गया। ठीक है सर, 47 उसमें से सिर्फ 21 जीते हैं, यानी स्ट्राइक रेट 45%। जो आपने नए लोगों को खड़ा किया 17 उसमें से 12 एनडीए जीती, क्योंकि एक आरएलडी की सीट थी उसमें, इसलिए हमने एनडीए वहां लिखा है। यहां 75% है। तो आपके सांसदों की बैड परफॉर्मेंस यानी पुअर परफॉर्मेंस क्यों नहीं इसमें डाला गया है कि आपके सांसदों, मतलब मेरे हिसाब से वो भी डाले क्योंकि वो नंबर सपोर्ट कर रहे हैं उसको। दूसरी एक और चीज है जो दल बदलुओं वाला मामला है आपका, आप लोग कहते हैं ना कि उसमें लिखा है कि कार्यकर्ता खुश नहीं है सरकार से, लेकिन एक बार ये भी तो देखिए कि आपने कितने दल बदलू लोगों को इस बार टिकट दिया है। हर बार की तरह ये जो 2000, अगर आप दल बदलुओं को देखें, पूरे देश में 441 सीटों पर आप लड़ते हैं, वहां पर 110 दल बदलू को आपने दिया, इनमें से 69 हार गए और 63% हार का प्रतिशत है, यानी टर्नकोट्स में 63% है हार का प्रतिशत। ये हम देश भर का बता रहे हैं। अब यूपी का आपको बता रहे हैं, दल बदलू यहां कितने आपने टिकट दिए? 22। ये हम 2014 के बाद से जो जो दूसरी पार्टी से आपके यहां आए हैं और आप लोगों का के शर्मा का, बाकी लोगों का जो हक मार रहे हैं, आप ही लोग की बात कर रहे हैं, उनमें से 22 को आपने टिकट दिए, उसमें से 12 हार गए। क्या फायदा? 54.5% है उनका हार का रेट।
अब ऐसे में ये बताइए कि जो आप लोग दल बदलुओं को सिर पर बिठाते हैं, टिकट देते हैं, वो भी एक वजह है कि नहीं है? आपके सांसदों की पुअर परफॉर्मेंस ये एक वजह है नहीं है? शर्मा जी। अंजना जी, सबसे पहली बुलडोजर भी कुछ नेता बता रहे हैं। ठीक है अंजना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिस रिपोर्ट की यहाँ पर चर्चा की है, मुझे नहीं पता कि आप वो रिपोर्ट कहाँ से आपको प्राप्त हुई है। और मैं एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये कह सकता हूं कि ये रिपोर्ट मनगढ़ंत है, जिसकी कोई सत्यता, कोई प्रामाणिकता मुझे तो समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट कहां बनी, किसने बनाई, किसने दे दिया। ये शिकायत भी हम नोट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक सेकंड, और हाँ। जिस रिपोर्टर ने ये पूरी स्टोरी फाइल की है उसको फटाफट कनेक्ट कीजिए ताकि वो के शर्मा जी को बताएं कि कहां से उनको खबर मिली है, कैसे मिली है, और कैसे जिसे ये मनगढ़ंत बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। शर्मा जी, मैं बहुत इसलिए कहता हूं इस प्रामाणिकता से क्योंकि इसकी पुष्टि सिर्फ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय से या तो संभव है और या तो फिर जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है उनसे संभव। लेकिन ठीक है, बहुत से बातों को जोड़कर, बहुत सी जो चर्चाएं हैं उनको जोड़कर, जो मीडिया के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं उनको जोड़कर कुछ बातें जोड़ी गई हैं इसमें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से कुछ सीटें कम हुई, लेकिन एक बात पहले समझना बहुत आवश्यक है अंजना जी, ये चुनाव देश का आम चुनाव था, ये केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। मैं इतने दिनों से ये देख रहा हूं कि इतनी समीक्षाएं जो है बार बार उत्तर प्रदेश। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे विषय हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ हिमाचल में, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या हुआ गुजरात में, क्या हुआ उड़ीसा में, क्या हुआ आंध्र प्रदेश में। आपकी कार्य समिति की बैठक हुई थी ना, तब से ये निकला ना। अरे आप यहाँ पे फंसे। कार्य समिति की बैठक का मैं बिल्कुल आपको, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, यूपी ने आपको बहुमत से पीछे कर दिया। आप मुझे बताइए कि एक मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। यूपी पे डिस्कस करें कि नहीं करें? मैं इसलिए हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपने ये रिपोर्ट फाइल की है कि ये रिपोर्ट के मुताबिक जो भूपेंद्र चौधरी बीजेपी यूपी अध्यक्ष ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये बातें लिखी गई हैं। बता रहे हैं के शर्मा जी की ये मनगढ़ंत है। मुझे लगता है केके जी को पूरी जानकारी अभी शायद नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट फाइल हुई है, रिपोर्ट बनाई गई है, तथ्यों के साथ है। मैं 2 सीटों के नाम भी बता देता हूं जहां भूपेंद्र चौधरी गए थे, लोकसभा सीटों पे, जहां उन्होंने लोगों से बात की। एक सीट पर लगभग उन्होंने 1.5 दिन का समय बिताया था। वो सीट थी अमेठी, और उसके अलावा वो गए थे अयोध्या और रायबरेली पे भी। तो ये सारी चीजें, क्योंकि केके जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट तैयार हुई है, 15 पेज की रिपोर्ट है, लगभग 40,000 लोगों से बातचीत करके हुई है, और ये वही चीजें हैं जो बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे। इस रिपोर्ट में कोई दूसरे जो तथ्य हैं वो नहीं है। जो बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही थी अंजना जी, कि जो आपका दर्द है वो मेरा दर्द है, यानी कि जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है वो बात उसमें है। उसमें कहा गया है कि 6 साल में पेपर लीक हुए हैं, कोई भी सरकारी नौकरी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दिए गए हैं उसमें सामान्य वर्ग को दिया गया, जिस वजह से आरक्षण के मुद्दे को हवा जो है विपक्ष ने दी, और वो एक बड़ा मुद्दा बन गया कि देखिए पेपर लीक कराए जा रहे हैं, आपको जॉब नहीं दिया जा रहा आरक्षण के मुद्दे पे। दूसरा उसमें एक और पॉइंट है जिसमें यह कहा गया कि हमारे नेताओं के द्वारा संविधान बदलने की जो बात कही गई उसका भी नुकसान हुआ। ठीक है हिमांशु, उसमें एक और बात है कि राजपूत समाज नाराज था, और वो पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद वो नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ता यूपी से लेकर राजस्थान तक वो नाराजगी दिखी, लेकिन बीजेपी उसे समझ पाई, नहीं समझ पाई, या समझ कर भी कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उन्हें टिकट दिया ही गया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हमने रिपोर्टर को आपके सामने कर दिया। उन्होंने क्या 40,000 लोगों से बातचीत की आपके रिपोर्टर ने क्या, सुनिए ना, अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी प्रभु, अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं एक बात, संजय निषाद ने क्या बोला, मैं केवल बुलडोजर चलाओगे तो बुलडोजर वाला वोट थोड़ी देगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना, मैं इतना ही तो कह रहा हूँ। मेरा प्रश्न क्या है और आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो क्या है? हम तो बाइट बता रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, मैं मानता हूं बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, पर हिमांशु जी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिपोर्ट कहां से उनको प्राप्त हुई है, और यदि वो भाई इनका कोई बहुत बड़ा सोर्स है तो मैं नहीं कह सकता, मैं उनके सोर्स पे बहुत चैलेंज नहीं करने वाला हूं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा यही बात जो है केशव मौर्य जी ने कही। तो केशव मौर्य जी ने क्या बोली है
कि उन्होंने लिखा है कि ये कारण है, ये चीजें कहीं बताई हैं। किसी का पूरा सियासी करियर ये बर्बाद करना चाहते हैं, नाम पूछ रहे हैं आपसे ना। हाँ नहीं, मैं क्यों, उनको बताना चाहिए, उनके पास रिपोर्ट की कॉपी है तो जारी करना चाहिए। एक जवाब दे देता हूँ। हिमांशु जी को क्यों उसको छुपाएंगे? हिमांशु जी को बता देना चाहिए। बता रहा है। हाँ हिमांशु। अंजना जी, एक्चुअल क्या है, केके जी जानते सब है, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और ये बात भली भांति केके जी भी जानते हैं। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उदाहरण दे देता हूँ केके जी को भी। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई रिपोर्ट अभी तक सबमिट हुई है, किसको रिपोर्ट दिया गया है। आपको जानकारी बिल्कुल है। अच्छा नहीं, ये तो मैं आपकी कमी है कि आपको जानकारी नहीं है। शायद मैं इस बात के लिए आपको भी कहूंगा, देखिए आप अरे ये कहिए कि मेरे ये हमारी सोच है। 2009 में चिंतन बैठक के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर 40 पेज की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी बाल आप्टे और मुरलीधर राव के द्वारा, वो तो ध्यान है ना आपको? शिमला के अंदर चिंतन बैठक के अंदर 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद वो रिपोर्ट आई थी, तब वो ध्यान है ना आपको? बिल्कुल, लेकिन वो रिपोर्ट वो भी थी ना 40 पेज की, इसीलिए स्वीकार कर लीजिए। आज कल आपको स्वीकार कर लीजिए। मैं कैसे मान लूं इस बात को? आपके पास कोई कागज है तो दिखाइए जी, आपको दिखाना चाहिए कोई कागज या कोई तथ्य आपके पास है तो। अगर केके जी, मैं लेकिन आप यदि ये कहें कि केवल की नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो हिमांशु जी ठीक है, मैं आपके पत्रकारिता का सम्मान करते हुए कह सकता हूं कि आपका काम ही अगर मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूं तो क्या कहेंगे आप? जानकारी देना। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं। अंजना जी, लेकिन ये विषय नहीं है जी पहुंच जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस विषय पर आना चाहता हूं जो विषय आज आपने उठाया। मैंने पुनः पहले ये कहा आपसे कि देखिए ये राष्ट्रीय आम चुनाव, अंजना जी मैं एक चीज कह के बात खत्म करना चाह रहा था। एक बार हिमांशु कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से हिमांशु, बस 10 सेकंड जल्दी। अगर मैं उस पेज का, उस रिपोर्ट के पेज दिखा दूं तो केके जी स्वीकार कर लेंगे? अब मुझे तो नहीं पता भाई आप कहां से पेज दिखाएंगे, लेकिन आप मुझे रिपोर्ट केके जी तब आप स्वीकार करेंगे अगर आप दिखा दूं? क्या करूंगा? मुझे पेज से क्या करना है? नहीं, अगर मैं दिखा तो रिपोर्ट जानता हूँ। अब अगर मैं आपको रिपोर्ट, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज होगी तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं, स्वीकार करेंगे? दिखाई जाएगी, बताई भी जाएगी, उसकी चर्चा भी होगी। महाराज मैं आपको सुनिए, मैं तो उसमें हैंड करेक्शन वाली चीज भी दे सकता हूं अगर केके जी स्वीकार कर लें कि हाँ फिर रिपोर्ट तैयार इसको आप मन से न लगाएं। बोलिए आप कहिए, मेरे मोबाइल पे, लेकिन जो सत्य है मेरे मोबाइल पे सत्य है। आप मोबाइल पे है मेरे, मैं दिखा देता हूं। फिर उसी विषय पर अंजना जी अगर इजाजत दे देंगे मैं दिखा दूंगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि देखिए ये बार बार ये इतने बड़े, नहीं मैं दिखा सकता हूं आपको, रिपोर्ट की कॉपी दिखा देता हूं। चलिए, इस लोकसभा के चुनाव में केवल उत्तर प्रदेश नहीं, ठीक है, इसको यदि देखना होगा तो पूरे समग्र देश की परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। और इसलिए जिस तरह के जो बातें चल रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि उस पे देखें तो जहां हम मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीट जीत जाते हैं, हम उत्तराखंड में पूरी सीट जीतते हैं, हिमाचल में पूरी सीट जीत जाते हैं, हम छत्तीसगढ़ में एक सीट छोड़ के जीते हैं, उड़ीसा में जहां हम कहीं नहीं थे वहां हम इतनी बड़ी विजय हासिल करते हैं। तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां की भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी उपलब्धियां रही हैं। हमने नए जो है आयाम तय किए, हमने नए छाप छोड़े हैं केरल से लेके और आसाम तक। हाँ, कुछ राज्यों में हमारी कुछ सीटें कम हुई हैं, निश्चित तौर से मैं मानता हूं वो सीटें कम हुई। हमारी जैसी जो पार्टी जो कि संगठन आधारित पार्टी है, वो इन विषयों को हल्के से कभी नहीं लेती। हम जीतते हैं तब भी समीक्षा करते हैं, हम तब भी अवलोकन करते हैं, यदि कुछ सीटें हमारी कम होती हैं तो भी अवलोकन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इतना मैं बातें सुन रहा हूं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन वालों से, तो मैं उनको एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि जनाब ध्यान रखिए, अभी भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी वो ही देश के प्रधानमंत्री हैं। आप खुश होने के लिए खुश हो जाइए, आप अपनी हार पे मिठाई बांटिए, ढोल बजाइए, जो आप पहले से करते रहे हैं वो आपकी खुशी, आपको मुबारक। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और जिस गति से पिछले 10 वर्षों में डेवलपमेंट के काम हमने किए हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसमें और गति आएगी, निर्णय और निर्णायक होंगे
और प्रभावी निर्णय होंगे और देश को जो 2047 में विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। मनोज काका जी को जल्दी से एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर बड़ी पार्टी समाजवादी है। उसके बाद से मैं अभय दुबे जी आपके पास आऊंगी। मनोज काका जी, क्या चल रहा है? आप बीजेपी पर आप लोग आरोप लगाते थे तोड़फोड़ करते हैं, आपके नेता तो खुला ऑफर दे रहे हैं, मॉनसून ऑफर। क्या चल रहा है? मतलब 100 लाओ और सरकार बनाओ, ये क्या है? मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहते हैं वो संविधान को तोड़ते हैं और आप लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, कोई उंगली ना उठाए। दरअसल आप लोग 27 के लिए ऐसा लगता है स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक कमजोर योगी से मुकाबला आपके लिए मुश्किल होगा, जबकि अभी संदेश बीजेपी हेडक्वार्टर से या प्रधानमंत्री के पास से यही है कि योगी ही उपयोगी है। अभी अंजना जी, एक वो जो बात है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तो अखिलेश यादव जी ने कम से कम खुला ऑफर किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 के आंकड़े हैं और 204-5 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जिसकी संख्या होगी वो विधायक हो जाएगा। 112-13 की संख्या हमारे पास ऑलरेडी है। तो कम से कम उनके ही जब एक मंच पर कार्य समिति की जो मीटिंग हो रही थी, एक मंच पर केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दूसरे को जब तिरस्कार और बहिष्कार की भावना से देखें, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो अघोषित रूप से मुख्यमंत्री मान रहे हैं, घोषित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक हैं और अघोषित मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। तो जब एक दूसरे को तिरस्कार बहिष्कार की भावना से घूम रहे हैं, दिल्ली घूम के आए बेचारे, बात नहीं बनी। तो हम लोगों ने कहा, चूंकि समाजवादी पार्टी ये जानती है जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी भी दलित, पिछड़े और बहुजन वर्ग के जो वंचित तबका जो हजारों सालों से है, किसके लिए ऑफर है? उसके हक में कोई फैसला नहीं ले सकती। पहले केशव जी को दिया था, उसमें क्या बुराई है? अरे तो सुनिए ना मनोज जी, केशव जी के लिए ऑफर है ये केशव जी के लिए ऑफर है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में जो साथी ये कह रहे हैं कि 45 सालों से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो तो उसी सरकार के मिनिस्टर है, उनके विधायक कह रहे हैं। आपने अपने कार्यक्रम के संबोधन में बताया संजय निषाद क्या कह रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में बहुजन वर्ग के विधायक सांसद हैं, जो बेचारे जानते हैं कि उनकी एक नहीं सुनी जाएगी, चूंकि वहां मनुवाद स्थापित करने की बात हो रही थी। साथी कह रहे थे कहां पहुंच गए ये बताइए ना कि केशव जी अपनी सीट, अरे सुनिए ना, सिराथू से वो लड़ते हैं, जीतते हैं। पिछली बार वो भी हार गए थे अपनी सीट, मनोज जी, केशव जी, उन पर आप लोग दाव लगा रहे हैं। और अपनी जो 7 सीटें थी वहां पे सिर्फ एक फूलपुर, वो भी 4000 4,500 के मार्जिन से बीजेपी जीती है। सब सीट वहां हार गई है बीजेपी। तो केशव प्रसाद मौर्य पर काहे बाजी लगा रहे हैं आप लोग? या योगी को कमजोर करने के लिए सब सवाल बिल्कुल हम अंजना, हम केशव पर दाव नहीं लगा रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जितने बहुजन वर्ग के लोग हैं वो जान लें कि उनका पथ प्रदर्शक आरएसएस है, जो कभी बहुजनों के हित में काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? अभी उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि विगत 2 सालों में कितने पेपर लीक हुए, 18 पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश के वीर सैनिकों को, पूरे देश के वीर सैनिकों को अग्निवीर बना दिया गया, कर्मचारियों को नो पेंशन एनपीएस कर दिया गया, छात्रों, नौजवानों सबको परेशान किया जा रहा। तो जो लोग भी लोकहित में और जनहित में जो विधायक हैं वो चाहते हैं तो सब तैयार हैं। जवाब दीजिए। और सभी को ऑफर है जो आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक का ये चर्चा कर रहे हैं। मैं अंजना जी उस कार्य समिति में खुद था, सुबह से लेकर शाम, लखनऊ में आप भी थे? लखनऊ में, और मैंने पूरे भाषण सुने। तब तो आपने सुना होगा क्या ताली बजी थी केशव प्रसाद मौर्य की बात पर, जैसे उन्होंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं। अब आप क्यों खोल रहे हैं? पहले से खोलते ना, वो भी तो सरकार में थे, सरकार से बड़ा वो है। सुन लीजिए, किसको ज्ञान दे रहे थे? अच्छा, उस कमरे में किसको पता नहीं था? के जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। शर्मा जी भाषण सुना तो क्या सुना? उस कमरे में किसको नहीं पता था कि सरकार से बड़ी पार्टी है? एक मीटिंग में दोनों ऐसा है अंजना जी, आप हमारे जितने भी अध्यक्षीय भाषण हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, हर भाषण को आप निकाल के पढ़ लीजिए। हर भाषण के अंदर में संगठन की महत्ता पर एक पैरा लिखा ही जाता है, बोला ही जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये कोई आज से नहीं है। केशव जी अध्यक्ष सुन लीजिए, सुन लीजिए, केशव जी तो खुद सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है। वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना
उनको प्रेरणा देना ये उनका भी दायित्व है। उन्होंने तो जो उनको बात दिल्ली क्यों बुलाया गया? उन्होंने किसी भी तरह से पार्टी विरोधी कोई लाइन नहीं बोली है। संगठन सर्वोपरि उनको दिल्ली कहना क्यों बुलाया ये गया? पार्टी विरोधी लाइन नहीं है। पहले तो ये पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से सुन मिले, लीजिए। दिल्ली क्यों आए नहीं, आपके अध्यक्ष जी से? इसके भी बहुत स्पष्ट चीजें हैं। हाँ। स्वाभाविक रूप से किसी भी चुनाव के बाद उस राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चाएं होती हैं। जब अध्यक्ष समय देते हैं उसके अनुसार जो है उनसे चर्चाएं होती हैं। दूसरी बात जो अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र कह रहे हैं कि जो तिरस्कार और बहिष्कार, आपने 10 सेकंड कहा हाँ, ये आपने बीच में प्रश्न कर लिया इसलिए बोल दिया। जो तिरस्कार और बहिष्कार है ना, ये जो कुकर्म है ये केवल जो है समाजवादी पार्टी में संभव है। किस तरह से अखिलेश यादव ने भरे जनसभा के अंदर अपने पिता के हाथ से माइक छीनकर उन्हें तिरस्कार कर नीचे उतार दिया था, ये पूरे देश ने देखा है। यही नहीं, अपने चाचा शिवपाल यादव को जितना अपमानित करके मंच से नीचे घसीट कर उतारा था अखिलेश यादव ने, इसको भी देखा है। ये संस्कृति समाजवादी पार्टियों की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति नहीं है। और ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में आ भी नहीं सकती, क्योंकि ये केवल एक परिवारवादी पार्टी की संस्कृति हो सकती है। एक संगठन आधारित पार्टी की ये प्रवृत्ति कभी नहीं है। तो कम से कम ऐसा पाप करने वाले, ऐसा अपमान अपने पिता का भी करने वाले, जो उनके नेता भी थे पार्टी के प्रमुख, ये चीजें हमें न सिखाएं। आप अपने गिरेबान में झांकिए और ऐसे कुकर्मों से बचिए। हाँ ठीक है, अभय दुबे जी आपके पास आते हुए कुल मिलाकर देखिए एक सेकंड, दूसरे के घर की लड़ाई पर ताली बजा रहे हैं आप लोग। करना क्या है आपको? इससे क्या फायदा हो रहा है? आपका कौन सा ऐसा यूपी का बड़ा नेता है जो एकदम पूरी तरह से 27 में, और अभी भी जैसा कि बीजेपी बार बार कहती है, आप समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर, मनोज काका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है सर। मैं 6 बजे के शो में शाउटिंग मैच नहीं करती हूँ। अगर आपको बोलना है हाथ उठाइएगा, मैं आपसे जरूर जवाब ले लूंगी। एक बार अभय दुबे जी बोल लें। अभी भी आप समाजवादी पार्टी के साथ ही उनकी, मतलब वो कहते हैं परजीवी हैं आप, दूसरी पार्टी पर पैरासाइट बनकर ही आपकी जिंदगी चलती है। यूपी में तो यही स्थिति अभी भी दिख रही है। आप फिर अब उपचुनाव भी साथ ही लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव में 3 माह में रहा हूं। आपसे मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी जी का व्यापक प्रभाव था मुख्य रूप से, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। आप देखिए तो सही, जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, अभी भी सत्ता की चिंता कर रहे हैं। वो कहा है ना, कबीर दास जी ने चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। अरे साहब, परफॉर्मेंस की अंजना जी ने बहुत अच्छी बात की। एक बात की क्या था, एमपी के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी, तो सबसे पहले जो इसके परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सबमिट होनी थी, जिसके कारण ये परिणाम आए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अग्निवीर किसने दी? मोदी जी ने दी। खुद हार की कगार पर खड़े हो गए। अमित शाह साहब क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? आप रिपोर्ट की चिंता की बात कर रहे थे ना, कि हिमांशु जी की रिपोर्ट पर विश्वास करिए मत करिए, अमित शाह की रिपोर्ट पर तो विश्वास है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जिसमें सबसे ज्यादा 49,000 दलितों के साथ अपराध गठित हुए आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। वो आदित्यनाथ जी जो शैम्पू और साबुन से दलितों को धुलवा कर उनके घर जाते, वो क्या न्याय करेंगे उनके साथ? आप अमित शाह साहब की और प्रधानमंत्री जी की नीति आयोग की रिपोर्ट पर गौर तो कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि हेल्थ इंडेक्स में सबसे पुअर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश का है। हिंदुस्तान के सबसे अधिक एसिड अटैक उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये अनुप्रिया पटेल पत्र लिख रही है कि सारे टोल बूथ पर भ्रष्टाचार है। योगी ये सब बातें मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बता दी। और काउंटर क्वेश्चन है अभय जी, एक काउंटर क्वेश्चन। अच्छा बोल लीजिए, बोलिए। एक काउंटर क्वेश्चन है ना सर, सुनिए। अभी भी आप लोग बीजेपी की खामियां निकाल रहे, बहुत अच्छी बात। आप विपक्ष हैं, ये सरकार है, यही आपका काम है। लेकिन सवाल है कि आपको तीसरी बार लगातार विपक्ष में बैठने के ही लायक जनता ने समझा। आप बताइए ना, इनको तो समझ में आ रहा है। अग्निवीर में देखिए जो चेंजेस कर रहे हैं, वो सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी सब जगह 10% आरक्षण। असम राइफल्स में 10% आरक्षण ये अग्निवीर को दे रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पीएसयू और अन्य नौकरियों में 10% आरक्षण देंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कह रहा है Incoming voice call from Arun Mama on Sim 2.